Okay, now we move on to our seventh principle, which is remuneration of employees. We will not be spending a lot of time on this principle. It's very short and simple. Remuneration का मतलब होता है कि हम एक एम्प्लॉय को कितना पैसे देते हैं. How much do we? What is the payoff that we give to a particular employee? That is what remuneration of employees means. तो एक एम्प्लॉय से जितना हम काम करा रहे हैं उतने हम उसको पैसे भी दें. This is what basically remuneration of employees means. अब रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज हम क्या देखेंगे. देखिए, आप रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज जब भी आपका प्रिंसिपल नंबर 7 आएगा, आप हमेशा लिख सकते हैं फेयर पे इज इक्वल टू फेयर प्ले. दिस इज समथिंग दैट यू कैन कोट इन योर एग्जाम एज वेल. दिस इज बीन टेकन डायरेक्टली फ्रॉम योर CBSE मटेरियल. नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज रेम्युनरेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर. देखिए, क्योंकि इस प्रिंसिपल का नाम है रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्रिंसिपल 7 रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज का नाम है, तो एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि जैसे देखिए, दो लोग हैं, एक हमारा एम्प्लॉयर है और एक हमारा एम्प्लॉई है. सो समवन माइट कंफ्यूज कि ये जो प्रिंसिपल है ये है इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि इससे पहले हमने प्रिंसिपल नंबर 6 पढ़ा था, व्हिच वाज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. दैट वाज समवेयर इन द फेवर ऑफ द कंपनी, कि एम्प्लॉय को जब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो कंपनी का इंटरेस्ट ऊपर आएगा. तो रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय फ्योल ने सोच समझ के डाल दिया 7th प्रिंसिपल कि अब ये है कि एम्प्लॉय से जितना काम कराओगे आपको से फेयर रेम्युनरेशन देनी पड़ेगी. बट दिस इज नॉट व्हाट दिस प्रिंसिपल मीन्स. ये प्रिंसिपल कहती है कि जो भी इनके बीच में रेम्युनरेशन है, जितना भी ये एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर के लिए वो करेगा वर्क, और ये इसको देगा पे, ये जो पे है ना, दिस नीड्स टू बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय. It needs to be fair to both the parties. If the name of the principle is remuneration of employees, it doesn't mean कि employee से आप जितना काम करा रहे हो आपको उसको ठीक पैसा देना है. ये भी इसका मतलब है, लेकिन इसका मतलब ये भी है that it has to be fair to the employer also. जो बंदा पैसे दे रहा है और जो ले रहा है, दोनों पार्टीज के लिए फेयर होना चाहिए. जो अमाउंट डिसाइड हुआ, it has to be in favor of both the parties. This is what it says कि remuneration should be fair to both employee and employer. It must offer employees a reasonable standard of living, be within the paying capacity of the company, promote harmony, motivation and long term retention. तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड देखें, पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर 2, इफ यू से एम्प्लॉय अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये क्या है, ये हमारे फेवर में है एम्प्लॉय के. ये एम्प्लॉय के फेवर में कि जो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उतना पैसा आपको देना पड़ेगा. आप एक एम्प्लॉय से एक जनरल काम करा के आपको इकोनॉमी के हिसाब से, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से जो पैसा बनता है वो आपको एक एम्प्लॉय को देना पड़ेगा. बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव अ पॉइंट इन फेवर ऑफ द कंपनी विच इज द एम्प्लॉयर, कि इट हैज टू बी इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी. कंपनी की पेइंग कैपेसिटी में होना चाहिए वो अमाउंट जो होगा. सो विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि प्रिंसिपल का नाम हम पढ़ते हैं रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड वी थिंक दिस इज इन फेवर ऑफ एम्प्लॉइज. नो, इट हैज टू बी इन फेवर ऑफ बोथ द पार्टीज, एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉई. सो फॉर एन एम्प्लॉई it has to be within the standard of living, and for an employer it has to be within the reasonable capacity of a particular company, paying capacity of the company. And this is general कि it has to promote harmony, motivation and long term retention. harmony क्या होगी, अगर हमारा employer हमारे employee को ठीक ठाक पैसे देगा तो दोनों harmony में रहेंगे. employee ज्यादा कलेश नहीं करेगा employer के साथ, employer को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, employee के साथ harmony maintain होगी. then what is motivation? the employee needs some motivation to work, right? तो अगर employee को ढंग से remuneration आप करोगे, if the remuneration of employee will be just, then he will also be motivated to work. And long term retention, he will be with your firm for a long term because he will say this is a firm, it pays fairly well, my employee is also reasonable, pays me reasonably well, so I should rather stick to this firm. The major reason, the biggest reason why people change from one company to another, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है पे, क्योंकि आपको कहीं और से ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं. लेकिन अगर आप हमेशा एक फेयर रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज रखोगे, अगर आप प्रिंसिपल 7 को फ्यूल के प्रिंसिपल 7 को फॉलो करोगे, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको लॉन्गर एम्प्लॉय रिटेंशन रहेगी, क्योंकि आप एम्प्लॉइज को फेयरली कॉम्पनसेट कर रहे हो. आप अपना फायदा भी देख रहे हो, उसका फायदा भी देख रहे हो, और आपके दिमाग में कोई कंसीट नहीं है कि आप उसके पैसे जो है वो काट लो. Fuel insisted on justice and equity in pay, not too high, not too low. Somewhere अगर आप देखोगे, this resembles our authority and responsibility, कि इसमें perfect balance होना चाहिए, not too high, not too low. Similarly, हमारी पे में भी equity होनी चाहिए और justice होनी चाहिए. Pay should not be too high. It was not like कि एक काम की अगर normal industry में, market में आपको say for example 20,000 रुपए मिलते हैं, तो my pay should fairly somewhere be around 17,000 to 25,000.
इस ब्रैकेट में मेरी पे आ जानी चाहिए. दिस मीन्स दैट द पे देयर शुड बी जस्टिस एंड इक्विटी इन पे, नॉट टू हाई नॉट टू लो. ऐसा नहीं है कि 20,000 के काम के लिए मैं 40,000 दे रही हूँ या 20 के काम के लिए मैं 10,000 दे रही हूँ. इट हैज टू बी इन इक्विटी, नॉट टू हाई नॉट टू लो. दिस इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज फॉर बोथ employer as well as employees. This principle supports both the parties. So sometimes you can get confused in a particular case study which is just about from the employee point of view, but this principle is in favor of both employer as well as employee. Both parties को ये support करता है principle. तो हम क्या result करते हैं? A work culture where performance thrives and disputes are few. Obviously disputes will be few because remuneration is fair. तो disputes होंगी नहीं किसी काम की. Then fair wages is equal to better output, lower turnover and higher loyalty, which is something we have discussed, right? Now, very, very interesting example from the Mahabharata again. Now, this example is again between Karn, Duryodhan and Anga. It's the same example जो मैंने authority and responsibility में लिया था. मैं आप लोगों को remind करा दूं कि authority और responsibility में मैंने कहा था कि दुर्योधन ने कर्ण को responsibility तो बहुत दी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी. Because when responsibility is high and authority is low, it leads to failure and stress. लेकिन फिर दुर्योधन ने क्या किया? Authority बढ़ाने के लिए he made Karn the king of Anga, which was a small village, a small sort of a city within Hastinapur. It was called Anga, और उसका राजा दुर्योधन ने कर्ण को बना दिया. He made him the king, and now everybody had to listen to him, so he was given authority. We can use the same example in principle 7 also, which is remuneration of employees. This we used it earlier in principle number 2, authority and responsibility. We can use it again in principle 7, remuneration of employees. Because if you think of Duryodhan as a superior and Karn as a subordinate, Duryodhan first made sure that he paid him fairly. So he made him the king of Anga, which is some sort of a remuneration for Karn. In exchange of his loyalty and his hard work, his determination, his work as a warrior, and his support to the Kaurava army and to Duryodhan. So in return of that, he paid him. The remuneration of employees was done fairly and justly because he was made the king of Anga. Sorry. Karn was made the king of Anga. So this is our example. So Duryodhan and Karn, first he crowned Karn the king of Anga, a bold act of trust, status and reward before any favor was returned. You need to understand that this is Duryodhan and this is Karn. And this, he is naming him as king of Anga. This was done before the war. War अभी हुई ही नहीं है, उससे पहले ही इसको राजा बना दिया गया. उससे पहले ही दुर्योधन ने कर्ण को राजा बना दिया. क्यों? Because of remuneration of employees. ये एक तरीका था remuneration देने का दुर्योधन का कर्ण को कि मैंने पहले ही तुम्हारी पेमेंट कर दी है, अब तुम प्लीज अच्छे से अपना सारा काम करना. So it's an example in the modern day world. If you're a superior and you have a subordinate, आपने पहले ही उसको पेमेंट कर दी उसके काम के लिए और फिर आप उससे काम करवा रहे हो. So you must study prepaid income in accounts की prepaid income जो होती है वो एक asset होती है हमारी. So this is what? This is prepaid income कि पहले मैंने तुम्हें राजा बनाया, अब तुम मेरा काम अच्छे से करना. This is what has happened here also. So he says, a management takeaway, Duryodhan offered remuneration before requesting commitment. The reward wasn't just money, it was honor, status, and belonging. This act secured unshakable loyalty, much like how modern leaders inspire attention and performance through fair and meaningful work. Most important is aapka lesson. Remuneration isn't just about salary, it is about trust. When Duryodhan made Karn the king of Anga, even before the war started, even before Karn could literally prove himself, he made him the king because this is remuneration. And remuneration का मतलब ना salary से नहीं होता. Remuneration doesn't mean salary. Remuneration means trust. So when Fayol says that the remuneration of employees has to be fair as per principle number 7, what he's really saying is that you have to trust your employer, or at least you have to show your employee that you trust your employee enough for them for you to pay them fairly and for them to in return reciprocate with their service to you. Offer value and people will give you their best, just like Karna did. And once Duryodhan showed his trust in Karna, once Duryodhan showed him that I trust you, that is why I'm making you king, and the rest is history. We all know how much Karna did for the Kauravas to finally win. It is a different story that they did not win, but Karna का जो योगदान था, जो Karna का participation tha in making the Kauravas win was it was paramount, right? So this is what this principle is about.
Then there is a case study which is Infosys, जहाँ पे Infosys का एक system है earn more by doing more. Infosys incentivizes excellence. This is such a beautiful term. It incentivizes excellence. Excellence को Infosys ने incentivize कैसे किया? कैसे किया? देखो, Infosys जो है वो performance bonuses देता है. Infosys नहीं, बहुत सारी companies, in fact आप लोग जब job भी करेंगे बड़े होके, तो 99.9% चांस है कि आप जिस कंपनी में काम करें वो आपको परफॉर्मेंस बोनस दे. परफॉर्मेंस बोनस का क्या क्या मतलब है कि एक आपकी बेसिक सैलरी है, उसके ऊपर आपने जितना अच्छा काम किया उसके बेसिस पे हमने आपको परफॉर्मेंस बोनस दिया, उसके बेसिस पे आपको बोनस दिया. अगेन आई वुड लाइक टू हैव अ कॉल बैक टू आवर प्रिंसिपल्स ऑफ एफडब्ल्यू टेलर जो हमने करे थे, जहाँ पे हमने बोनसेस का वेरियस तरीके पढ़े थे, वेज मैनेजमेंट के, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल पीसेस, ऑन द बेसिस ऑफ बहुत सारे अलग अलग तरीके हमने पढ़े थे. तो वहीं पे उसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी एक्सेलेंस को इंसेंटिवाइज करते हैं कि आपको बहुत सारी कंपनीज है जो परफॉर्मेंस बोनसेस देती है. स्टॉक ऑप्शंस, शॉर्ट में बता देती हूँ, स्टॉक ऑप्शंस क्या होते हैं, हर कंपनी के कुछ ना कुछ इक्विटी शेयर्स होते हैं. तो कंपनी बोलती है कि इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू करने से पहले मैं अपने एम्प्लॉइज को एक ऑप्शन दूंगी कि आप लोग मेरे इक्विटी शेयर्स जो है परचेज कर सकते हैं एट अ मच लेसर प्राइस देन एज कंपेयर टू द मार्केट. उस मार्केट के कंपैरिजन में आपको मच लेसर प्राइस पे मैं आपको अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे दूंगा. दिस इज द concept of stock options. And you have recognition programs. There are various recognition programs also. So again, a beautiful example I can give you is, आप बहुत बार McDonald's में जाओगे, मैंने ये चीज McDonald's में हमेशा नोटिस करी है, that there's always an employee of a month which is pinned up on the board always. तो ये क्या है, ये what is this? This is basically recognition. हम एक इंसान को, एक एम्प्लॉय को 50 एम्प्लॉयज के बीच में recognize कर रहे हैं because उनका काम बहुत अच्छा लगा हमें. So this is what are we doing? This is also a form of remuneration of employees. Remuneration doesn't just mean giving someone a salary. It means in any way we are trying to recognize the employee for their performance, for what they are doing to us. हम उसे कैसे compensate कर रहे हैं. So are we offering them performance bonus? Are we offering them more money? Are we offering them more recognition amongst all of the other employees, where we are saying, okay, this person is the employee of the week or he's the employee of the month, which basically denotes what, that he was the best employee in the month of September. So we've announced an employee of the month of September in October, which उनका जो नाम है वो एक बोर्ड पे रहेगा. तो he will feel happy, like every day he will come to work and everybody else will see कि ये employee जो है सब employees में best है. So हमने क्या किया, इसे incentivize किया. तो यहाँ पे हम employee की excellence को incentivize कर रहे हैं. Then we have high performers are just praised, they are paid. This creates a culture where effort is equal to reward. जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे एम्प्लॉइज को क्या लगेगा, हमारे एम्प्लॉइज को लगेगा that effort is equal to reward. जितना ज्यादा वो एफर्ट डालेंगे उतना ज्यादा उन्हें रिवॉर्ड किया जाएगा. And fairness builds trust. This is the concept of remuneration of employees.